हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का फुल रिवीजन। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो जून जुलाई अब चलने वाला है, आप लोग जानते हैं कि देखते देखते पाँचवा छठा महीना आ गया है और आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं हुआ है। देखते देखते आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, सेंटअप एग्ज़ाम आ जाएगा और तब आपका ये सब क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग एग्ज़ाम में फंस जाइएगा। इसलिए आप लोग बोर्ड का तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए, घर में 3 से 4 घंटा पढ़िए। और यहाँ पे आज हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे फुल रिवीजन। फुल रिवीजन का मतलब समझते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है वो सब हम लोग कराने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे ये हिंदी से है, ठीक है। हिंदी से प्रश्न है। यहाँ पे हिंदी से हमने 20 लिया है, 20 साइंस से लिया है। ऐसे ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें संतु रहता है, संतु के पिताजी रहते हैं, ठीक है। और झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो झोले में 3 मछली थी, ठीक है। और मछली कौन खाता था, तो मछली पिताजी खाते थे, ये आपको याद रखना है। और नरेन कौन था, तो नरेन दीदी के प्रेमी का नाम था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, तो शहर अब भी संभावना है ये अशोक वाजपेयी की कृति है, ठीक है। अशोक वाजपेयी की कृति है शहर अब भी संभावना है, ठीक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखना है ये सब प्रश्न, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके पढ़ाई के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य की कृति है। मतलब क्या, ये जो नदी के किनारे नदी है यह गद्य काव्य की किसकी कृति है, तो ये भी अशोक वाजपेयी की ही कृति है। अशोक वाजपेयी ने ही नदी के किनारे भी नदी है इसको लिखा है और ये क्या है, तो गद्य काव्य है। यहाँ पे गद्य काव्य है ये आपको याद रखना है। तो नदी के किनारे भी नदी है ये गद्य काव्य है और ये किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की रचना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर आज का प्रश्न है यहाँ पे कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया। तो संतु अचानक मछली लेकर भाग गया, ये आपको याद रखना है। ये मछली कहानी से है, ठीक है। झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो झोले में 3 थी, ठीक है। मछली कौन खाता था, तो मछली पिताजी खाते थे। और मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो माँ जी पीस रही थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें मेन पात्र कौन है, तो संतु है, ठीक है। संतु है और उसका बड़ा भाई, तो उसके बड़ा भाई कौन है, कवि हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कवि ही हैं जो लिखते हैं ये कविता को। और संतु अचानक क्या लेकर भागा, तो मछली लेकर भागा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और मछली किस पे कटा रहा था, तो एक पाटा होता है उसी पे मछली कटा रहा था, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट में प्रोफेसर थे। तो यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, 2020 के भी एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि 2020 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है। 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है। और ये प्रश्न 2014 में भी आया था, ये आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है आज का। छठा नंबर प्रश्न है कि लेखक के घर मछली कौन खाता था। तो लेखक के घर मछली पिताजी खाते थे, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ की कहानी है, तो ये मछली कहानी है जिसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें मुख्य पात्र किसका है, तो मुख्य पात्र संतु का है जो मछली लेकर भागा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं जल्दी से, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है तो आपको आगे दिखा देते हैं। रुकिए एक सेकेंड, कहाँ गया।
यहाँ पे लोड नहीं ले रहा है, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए प्लीज़। देखिए हाँ चलिए आ गया। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक की जो माँ थी ना, माँ जी, उसने मना किया था लेखक को मछली खाने से। ये आपको याद रखना है। और ये भी कहाँ की कहानी है? तो ये भी मछली चैप्टर की ही कहानी है, जिसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। ये आपको याद रखना है। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। और लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ ने मना किया था। और ये कब पूछा गया है? तो 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया है। ये आपको याद रखना है, बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 8वां नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा भी अशोक वाजपेयी नहीं होगा, विनोद कुमार शुक्ल होगा। ठीक है, पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है? तो एक उपन्यास है। उपन्यास मतलब समझते हैं ना, उपन्यास है ये। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, रचना जितना भी कवि का है वो सब आपको याद रखना है, क्योंकि अधिकतर वहीं से प्रश्न को उठाया जाता है कि बच्चों को उलझाया जाए। ठीक है, और अब जून जुलाई आ चुका है तो आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोगों का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9वां नंबर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। और ये आपको बात याद रखना है कि हमारे इस चैप्टर में जितने भी लेखक हैं उसमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश के हैं। तो अगर आप कभी गड़बड़ा जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, मानिए कि आप लोग गए और गड़बड़ा गए कि ये लेखक कहाँ के हैं, तो ऑप्शन में देगा उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा मारिएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर लेखक उत्तर प्रदेश के हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 10वां नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड लोड नहीं ले रहा है। चलिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न है कि नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? मतलब क्या, नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज एक उपन्यास है। ये आपको याद रखना है। नौकर की कमीज एक उपन्यास है। ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ही नौकर की कमीज लिखा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप लोग समझिए कि देखिए नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। ऐसे प्रश्न को आपको घुमाता है कि नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है, तो आपको मारना है उपन्यास, क्योंकि ये क्या है? उपन्यास है एक। ठीक है, आपको याद रखना है ये क्या है? उपन्यास है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की एक पाठशाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ से प्रश्न उठाया गया है? तो बिस्मिल्लाह खां का जो परिचय है उसमें से प्रश्न उठाया गया है। ये आपको याद रखना है। जो बिस्मिल्लाह खान थे शहनाई वादक, उनमें से ये प्रश्न को उठाया गया है। ये आपको याद रखना है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ उपासना होता है। ठीक है, इबादत का अर्थ उपासना होता है। जैसे है नहीं नौबत खाने में इबादत, आपका जो चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, तो इबादत का क्या अर्थ होता है? इबादत का अर्थ होता है उपासना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हिस्ट्री में जब आप लोग पढ़िएगा तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा किसकी उपाधि दिया गया था? तो कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट का उपाधि दिया गया था। आपको याद रखना है। वो हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे, वो आपका भारत में राष्ट्रवाद वो चैप्टर है, उसमें हम आपको पढ़ा देंगे ऑब्जेक्टिव इसका। ठीक है, बाकी आप लोग चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव वाला चैनल मेरा जो है ये चैनल, उस पर आइए और पढ़िए ऑब्जेक्टिव हम आपको पूरा फुल एग्जाम तक कराएंगे और कराते रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है, यहाँ पे गांधी दिया गया है, लेकिन आपको ऑप्शन में देगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। ठीक है, और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने ही जन गण मन ये इसका रचना किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम लोग का राष्ट्रगान जो है जन गण मन,
उसका रचना किया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको याद रखना है। बाकी भीमराव अम्बेडकर हैं जिन्होंने संविधान को लिखा है, ये आपको याद रखना है। और संविधान को लिखने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 15 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत 1915 में लौटे। ठीक है, 1916 होगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, तो 1916 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे, ये आपको याद रखना है। और वहाँ से आते ही कई क्रांति को इन्होंने अंजाम दिया। भारत में लगातार अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्रांति की और देश को आज़ादी दिलाया। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे ये महात्मा गांधी की रचना है। तो महात्मा गांधी की कौन सी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति, आपका हिंदी का 12वां नंबर चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, यही महात्मा गांधी की रचना है। और ये प्रश्न कब पूछा गया है, 2025 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी की रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो हिंद स्वराज के रचनाकार भी महात्मा गांधी ही हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीवान बिहार के हैं, आप लोग जानते होंगे। सीवान बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो एक बिहार के सीवान जिले से थे, ये आपको याद रखना है। और ये आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, चलिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है गांधी जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये आपको याद रखना है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, और उनका जन्म दिवस अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी मार काट नहीं करते थे। ठीक है, प्यार से आंदोलन करके लोगों को जागरूक करते थे और देश को स्वतंत्रता दिलाएं। ये किसके दम पे, तो ये अहिंसा के दम पे देश को स्वतंत्रता दिलाएं, ये आपको याद रखना है। तो 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी का जन्म अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली कहानी में मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा कि मछली कहानी में मध्यम वर्ग, ना ही जो अमीर होते हैं ना ही जो गरीब होते हैं पूरी तरह से, उनको मध्यम वर्ग कहा जाता है। तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मछली वर्ग में मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न। 1 सेकेंड लोड ले रहा है, बस आप लोग 1 सेकेंड रुकिए। चलिए यहाँ पे 20वां नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। और विनोद कुमार शुक्ल ने हमारे बुक में क्या लिखे हैं, तो मछली कहानी को लिखे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइंस का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, तो आप लोग बने रहिए। और यहाँ पे चलिए हम लोग शुरू करते हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए साइंस है, फिजिक्स का है ये, कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा। आप लोग बाइक या कोई कार को देखे होंगे, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि पीछे आने वाले जितने भी बस हैं, अन्य गाड़ियाँ हैं,
वो सब आसानी से छोटे छोटे रोक सकें। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। और अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण की 22 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये आपको याद रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत मतलब इन्फिनिटी होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। 1.00 कुछ होता है, ठीक है, 1.003 ऐसे होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। और ये 23 नंबर प्रश्न है और ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है। क्योंकि जितना भी प्रश्न है ना, हम यहाँ पे जितना भी प्रश्न करा रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को एक एक प्रश्न काफ़ी अच्छा से पढ़ना है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से लड़ेगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये महा रिवीजन का क्लास है, तो आप लोग पूरा करके जाइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ठीक है। और डायोप्टर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मीटर इनवर्स रहेगा, ये आपको याद रखना है। मीटर इनवर्स ये दोनों रहेगा ऑप्शन में। तो निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है। आज का ये 25 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस में हमेशा छोटा सीधा आभासी सब प्रतिबिंब बनता है। तो ये डी आंसर राइट हो जाएगा कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा छोटा सीधा आभासी ये सब प्राप्त होता है। चलिए, क्योंकि ये अवतल अगर दर्पण रहता है तो बड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये अवतल लेंस है इसलिए छोटा भी होता है सीधा भी होता है। आभासी मतलब क्या? काल्पनिक भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है। थोड़ा सा रुकिए, ये लोड ले रहा है, 1 सेकेंड। चलिए यहाँ पे 26 नंबर यहाँ पे प्रश्न है। चलिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ठीक है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? थोड़ा सा ये रंग हो गया है, रंग हो गया है। तो आपको क्वेश्चन इतना ही पढ़ना है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ये जो पानी होता है हम लोग का ना, पानी, उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, और एक होता है स्नेल का नियम। इसी का दूसरा रूप होता है स्नेल का नियम, जिसे ये बोलते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और देखिए ये थोड़ा सा रॉन्ग है, लेकिन ये देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये होता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम या प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो 27 नंबर प्रश्न था कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम हैं, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक 1.42 होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.42। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक दो को गलती हो जाता है, उसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो जो फोटोग्राफी मतलब क्या, आपका जो कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उत्तल लेंस हमारे आंखों में भी लगा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 30 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ये आपको याद रखना है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जहाँ हवा नहीं रहता है वहाँ प्रकाश और तेजी से चलता है, ठीक है। तो निर्वात क्या है, जहाँ कुछ ना हो, ठीक है, वहाँ उसको निर्वात कहते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लेंस बनाने में जल काम आता है, कांच काम आता है, लेकिन पीतल काम आएगा कभी, पीतल काम नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछा गया प्रश्न है 2021 के एग्जाम में, ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, मतलब क्या, लेंस बनाने में उपयोग नहीं लाया जाता है, तो ठीक है। तो जल से बनता है, जल में शीशा मिला के थोड़ा बनाया जाता है, ठीक है, कांच लगता ही है। लेकिन ये जो पीतल होता है, पीतल तो आप लोग जानते हैं मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है, तो पीतल पिताजी, तो पिताजी से हो जाएगा आपका तांबा और जिंक। तांबा और जिंक का ये मिश्र धातु होता है, तो ये नहीं होगा, लेंस बनाने के लिए ये प्रयुक्त नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। देखिए एक ही प्रश्न को कितने बार ये घुमा के पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। मतलब ये साफ साफ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ठीक है, कौन सा सही है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, ये आपको याद रखना है, 50 हर्ट्ज होती है। हर घर में पूरे भारत में 50 हर्ट्ज ही होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 34 नंबर प्रश्न। ज़्यादा नहीं है, 45 ही प्रश्न है, अभी बाद में और प्रश्न को उठाया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण मतलब क्या, धन मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस। तो किस उपकरण में, किस चीज़ में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ये कुंडली आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि ये थोड़ा सा रॉन्ग प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होना था इसको सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो मुक्त अवस्था में जो पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, सोना या चांदी, Ag या Au, ठीक है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना, ठीक है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है यहाँ पे
38 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी मतलब क्या, रेड ब्लड सेल। तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का पाया जाता है, जो फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन उसमें पहुंच के पूरे शरीर को फैलाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 39 नंबर हम लोग का प्रश्न है, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे लोड ले रहा है। चलिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन जड़ से, पत्तियों से और तना से, सबसे होता है, ठीक है। लेकिन आपके बुक के मुताबिक कि इसका राइट आंसर बिहार बोर्ड के द्वारा पत्तियों में, सिर्फ पत्तियों में किया जाता है, ठीक है। तो पौधों में श्वसन होता है तो पत्तियों में होता है, ये आपको याद रखना है। होगा इसका राइट आंसर डी, लेकिन बिहार बोर्ड ये माना है कि पौधों में श्वसन होता है तो सिर्फ पत्ती से, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से स्वपोषी है। स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी मतलब क्या, ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि निम्न में से कौन स्वपोषी हैं। तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। हरे पेड़ पौधों में क्यों होती है, क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 42 नंबर हम लोग का प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न है यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है कि सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब दूसरे पे आधारित नहीं होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खियों में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, क्योंकि इनका खून वाइट होता है, ठीक है, इसलिए उनके खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि मछली में श्वसन होता है। तो मछली में श्वसन गल्स मतलब क्या, गल्स नहीं होगा, गिल्स होगा। गिल्स मतलब क्या, गलफरा। मछली अपना श्वसन गलफरा से करती है, ये आपको याद रखना है। और हम लोग किस चीज़ के द्वारा श्वसन करते हैं, तो हम लोग फेफड़ा के द्वारा अपना श्वसन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।